नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बार बार टूट जाता है रिश्ता? क्या आपकी शादी में हो रही है देरी? क्या शादी के बाद बढ़ रहा है कलेश? तो इसका कारण कहीं शनि तो नहीं? देखिए काल चक्र। जी हां, शनि की महादशा, शनि की साढ़े साती या फिर शनि की ढैया में ही सिर्फ आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि अगर शनि कुंडली में 7वें घर में बैठा हो तो भी आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि कुंडली में 7वें भाग में शनि या तो शादी देरी से कराता है या फिर शादी में बहुत रुकावटें डालता है, और जिनकी शादी हो जाती है उनके वैवाहिक जीवन में कलेश लाता है। तो फिर कैसे बचें 7वें भाव के शनि के बुरे प्रभावों से, यही सब बताएंगे आज आपको पंडित जी। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। और इसके अलावा अगर आप कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 012066524111। तो चलिए अब आज की चर्चा को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले, क्या वाकई कुंडली में 7वें घर में अगर शनि है तो हमको कुछ परेशानियों का किस तरह से सामना करना पड़ सकता है? कौन सी परेशानियां हमें घेर लेती है, और खास तौर से शादी से जुड़ी परेशानी? तो बताइए पंडित जी, 7वें भाव में अगर शनि है तो शादी से जुड़ी क्या परेशानियां आ सकती हैं? देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ज्योतिष शास्त्र को अध्ययन करने के लिए मनुष्य जीवन को 12 भागों में विभक्त किया गया है। जैसे हम 7वां भाव कह रहे हैं तो आप सोच रहे हैं 7वां भाव ही क्यों कह रहे हैं, ठीक है ना? तो 12 भागों में विभक्त किया गया है। पहले भाव से शरीर का रूप, रंग, आकृति, लंबाई, चौड़ाई, स्वास्थ्य, बीमारी, ये सब चीज़ें पता लगती हैं। दूसरे भाव से आपकी वाणी, आपकी बुद्धि, आपका खान पान, आपके धन की स्थिति, इसका विचार किया जाता है। और तीसरे भाव से जो विचार किया जाता है, आपके भाई बहनों की संख्या, भाई बहनों की स्थिति, आपकी नौकरी और आपका पराक्रम, आपका भुजबल क्या है। चौथे भाव से भूमि, भवन, वाहन, माता और यश कीर्ति, इसका विचार किया जाता है। 5वें भाव से विद्या, संतान, उपासना, किस देवी देवता की उपासना करेंगे, और धन, इसका भी विचार किया जाता है। 6ठे भाव से रोग, शत्रु, मामा, ये 3 चीज़ों का विचार किया जाता है। 7वें भाव से पत्नी का विचार किया जाता है। 8वें भाव से मृत्यु का विचार किया जाता है। 9वें भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। 10वें भाव से पिता का विचार किया जाता है। 11वें भाव से आय स्रोत और बड़े भाई या बड़ी बहन का विचार किया जाता है। और 12वें भाव से कर्ज, खर्च और किस जन्म से व्यक्ति आकर पैदा हुआ है या अगला जन्म कहाँ लेगा, इसका विचार किया जाता है। तो ये 12 भाग हैं, जिसमें 7वां भाग, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये विवाह का भाव है। ये विवाह का भाव है। तो किसी भी जन्म कुंडली में लग्न आपका अपना शरीर है और 7वां घर आपके पति या पत्नी के बारे में बताता है। तो किसी भी कुंडली का 7वां घर बताता है कि आपकी शादी किस उम्र में होगी और शादी के लिए कौन सी दिशा अच्छी रहेगी। ज्योतिष की दृष्टि से जातक की शादी के लिए उसकी कुंडली का 7वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कुंडली में 7वां भाव शादी और जीवन साथी का भाव माना जाता है। 7वें भाव में शनि का होना विवाह और वैवाहिक जीवन दोनों के लिए शुभ संकेत नहीं है। 7वें भाव में शनि स्थित होने पर व्यक्ति की शादी सामान्य उम्र से देरी से होती है। और 7वें भाव में शनि अगर नीच राशि में, खास करके मेष राशि में हो, तो व्यक्ति काम पीड़ित होकर के किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करता है जो उम्र में उससे बहुत अधिक बड़ा होता है। शनि के साथ सूर्य की युति अगर 7वें भाव में हो और
वो दोनों बलवान न हो, बलहीन हों, तो विवाह में देर भी होती है और प्रायः ऐसे लोगों के जीवन साथी का वियोग भी होता है। या सूर्य सप्तम भाव में हो और शनि की उस पर पूर्ण दृष्टि हो, तब भी पत्नी बीमार और अक्सर नई नई बीमारियों से जूझती रहती है। ऐसे महिलाओं का लंग्स, फेफड़ा और गुर्दा ये दोनों खराब होने की संभावनाएं बार बार बनती हैं। अगर सूर्य या चंद्रमा के साथ 7वें भाव में शनि हो, तो अगर किसी कन्या की ये कुंडली है तो उसके शादी में निश्चित रूप से रुकावट आती है। वैसे केवल 7वें भाव में शनि के बैठने में ही शादी में रुकावट नहीं आती है, बहुत सी बातें हैं, क्योंकि ज्योतिष अगाध सागर है। जिस तरह से धर्म की केवल एक परिभाषा नहीं दी जा सकती है, धर्म स्थान स्थान पर अपना स्वरूप बदलता है, उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र में एक मत से एक भाव को नहीं प्रकाशित किया जा सकता है। उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें देखकर तब कंक्लूजन निकाला जाना चाहिए। जैसे सप्तम भाव में शनि है और बृहस्पति ने अगर उसको पूर्ण दृष्टि से देख लिया तृतीय भाव में बैठ के, तब क्या करेगा शनि? शुक्र ने देख लिया उसको पूर्ण दृष्टि से, तब क्या करेगा शनि? हाँ, अगर पापक ग्रहों ने देख लिया और पापक ग्रहों की युति हो गई तो शनि अपना तांडव मचा देगा। तो इसलिए सम्यक जानकारी के बिना केवल अधूरी जानकारी पर किसी के लिए भविष्यवाणी कर देना, उसके मन में नकारात्मक विचार बैठा देना, ये अन्याय है और ये गलत। हाँ, कुंडली के 7वें भाव में बैठा नीच का शनि आपकी शादी में देरी, रुकावटें तो डाल रहा है, लेकिन आप कुछ आसान से उपाय करके इन रुकावटों को दूर भी कर सकते हैं। वो कौन से उपाय हैं, इस पर आज हमारी विस्तृत चर्चा जारी है। अगर आपके यहाँ भी कोई लड़की या लड़का विवाह के लिए है तो आप जरा सा इन सब बातों को नोट करके उसकी कुंडली देखिएगा, आपको भी कुछ पता लग सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल राशियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की और जान लेते हैं आज मेष राशि के लिए कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि में बृहस्पति की स्थिति है और कर्क राशि में इस समय चंद्रदेव हैं। तो कहने का मतलब कि दो केंद्रों में शुभग्रह हो गए ना, तो इसका मतलब कि अगर आज आप व्यवसायी हैं और कोई व्यवसायिक डील आप कर रहे हैं तो पक्का है कि आप बाएं हाथ से भी डील करेंगे तब भी आपको धन लाभ होगा। लेकिन एक मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि चूंकि आपका मंगल आपके भाव से 8वें है, इसलिए आप अपना काम दूसरों के भरोसे पर न छोड़ें। हाँ, जीवन साथी से किसी बात पर अनबन हो सकती है, कोशिश करें कि ना हो, और मानसिक तनाव से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए तनाव बिल्कुल ना लें। किसी से व्यर्थ में वाद विवाद ना करें। गेहूं का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे वृषभ राशि के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। तेजपाल हैं दिल्ली से। सवाल पूछिए तेजपाल जी। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। मेरी एक लड़की है जी, नाम है निकिता, जन्म तिथि 8/11/1997 और उनका इंटरव्यू तो बॉम्बे हुआ था सर, तो उन्हें बताया था उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसका नंबर नहीं आया सर। कोई उपाय और बताओ सर। बहुत उपाय करा, पर सब करती है, कोई उपाय बताएं। देखिए, ऐसा है, निकिता के लिए तो मैं एक ही उपाय बताऊंगा कि इसके 10वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके नौकरी का योग बना हुआ है। बिल्कुल नौकरी का योग एकदम बना हुआ है। एक छोटा सा उपाय करने के लिए कहूंगा निकिता को। वो उपाय ये कहूंगा कि इसको रोज सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना चाहिए और सूर्य को जल देने के बाद इसे कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। और रविवार के दिन इसे सरसों का तेल यूज नहीं करना चाहिए। और सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर के जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। ये उपाय अगर 5 सप्ताह हो गया तो आप मान के चलो नौकरी तो वैसे भी इसकी किस्मत में है,
उसके लिए तो ना भी उपाय करेगी तो ये नौकरी पा ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये उपाय करने पर और आसानी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की और देख लेते हैं वृषभ राशि के लिए आज कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, और इनके लिए क्या है आज का उपाय। शुभ अंक और शुभ रंग। आज देखिए चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, बुध धनेश होकर धन भाव को देख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई पेमेंट रुका हुआ है, आपने कहीं माल एक्सपोर्ट किया हुआ है, पोर्ट पे आपका माल रुका हुआ है, पोर्ट पे आपका माल क्लियर नहीं हो रहा है, खासकर विदेश में आपका कोई पैसा फंसा हुआ है, तो आज उसके रिलीज होने का दिन है। रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलने का संयोग आज बन रहा है। जहां आप नौकरी करते हैं वहां ऑफिस में आपके सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे, अपने लोगों से मुलाकात होगी। लेकिन दिन में 2-3 बजे के बाद आपको सिरदर्द हो सकता है। उधार का लेन देन करने से आज आपको बचना चाहिए। माँ दुर्गा के मंदिर में घी का दीपक शाम को प्रज्वलित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ेंगे और इस बीच हमारे साथ एक और कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश से अनुराधा जी हैं। सवाल पूछिए अनुराधा जी। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रही थी। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 1993 जी। और टाइम है सुबह 4:21। जी। मैं उसके शादी के बारे में पूछना चाह रही थी कि उसकी शादी में कुछ न कुछ। अनुराधा जी, आपके बेटी के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है। ये 30 साल की हो गई, 31वां साल शुरू हो गया है और इसके विवाह भाव में सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है, अभी भी विलंब का संकेत कर रहा है। आप लोगों की तरफ से समुचित प्रयास नहीं हो रहा है और इसकी कुंडली दिखवाइएगा, ये मंगलिक भी है। तो ऐसे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक तो आधा किलो सरसों का तेल, 1 किलो काली उड़द की दाल और 1-1 रुपए के 8 सिक्के, ये 3 चीज़ें इकट्ठा करके शनि मंदिर में या किसी भिखारी को 7 शनिवार आप दान करवाइए। और उसके बाद इसे कहिए कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की 7 परिक्रमा 7 शनिवार करे, जिससे इसके विवाह में शीघ्रता आए और इसका विवाह हो। इसके विवाह के लिए आपको किसी कंप्यूटर के फील्ड में या किसी इंजीनियरिंग फील्ड के लड़के का आपको चयन करना चाहिए। वो शादी आपकी आसानी से तय भी हो जाएगी और हो भी जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुंडली में शनि संग, आखिर वो कौन से ग्रह हैं जिनकी युति आपकी शादी में देरी करवाती है, मन चाहे जीवन साथी से महरूम रखती है और शादीशुदा जिंदगी में खलल डालती है? तो कौन से वो ग्रह हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, शनि संग कौन से ग्रहों की युति है जो तमाम परेशानी हमारी वैवाहिक जिंदगी में डाल रही है? देखो पूजा, ये ज्योतिष जो है ना, अगाध सागर है, अगाध समुद्र है। बिल्कुल। केवल शनि को केंद्रित करके और किसी के शादी के बारे में सब कुछ नहीं कहा जा सकता। शनि बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर शुक्र अस्त हो तो क्या उसका विवाह हो जाएगा? जी। विवाह का कारक ग्रह तो शुक्र है, दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह तो शुक्र है। अगर शुक्र अस्त है, पीड़ित है, तो क्या उसका विवाह चल जाएगा? तो केवल शनि को ही सारा दोष देना उचित नहीं है, लेकिन हाँ, शनि उसमें एक कारण है। जैसे शनि की दृष्टि बहुत जहरीली होती है। महर्षि पाराशर कहते हैं, शनि दुख प्रदा गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। हे ज्योतिषी, तू शनि को दुखदाता ग्रह के रूप में और राहु को ऐश्वर्यदाता ग्रह के रूप में अध्ययन कर। ये संदेश है। तो शनि की जहाँ दृष्टि हो जाती है, शनि की दृष्टि कहाँ होती है? जहाँ वो बैठा होता है उससे 1, 2, 3 गिनो, जहाँ 3 आएगा वहाँ पूरी दृष्टि होती है। फिर वहाँ से 7 गिनो, जहाँ 7 आएगा वहाँ उसकी पूरी दृष्टि होती है। फिर वहाँ से 10वां गिनो, जहाँ शनि बैठा हो उसको भी 1 गिनो,
जहाँ 10 आता हो वहाँ भी शनि की दृष्टि होगी। मतलब इन स्थानों पर तीसरे, 7वें, 10वें भाव को तो रगड़ कर खत्म ही कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी। पिता का स्थान होगा तो पिता को मार देगा, माँ का स्थान होगा तो माँ को बीमार कर देगा, पत्नी का स्थान हो तो पत्नी को तहस नहस कर देगा, धन का स्थान हो तो दरिद्रता कर देगा, व्यय का स्थान है तो जुआ सट्टा में बर्बाद कर देगा, भाग्य का स्थान हो तो भाग्योदय नहीं होगा। मतलब शनि की ये दृष्टि बहुत जहरीली है। हाँ, संयोग इसमें ये हो सकता है कि अगर उसी भाव पर शुभ ग्रहों की भी दृष्टि पड़ रही हो, जैसे बृहस्पति की नवम पंचम दृष्टि, बृहस्पति जहां बैठता है उससे गिनना शुरू करो, 5 नंबर जहां आता हो उसमें जान आ जाएगी। अगर वो आपका संतान भाव है तो संतान अच्छे होंगे, अगर आपको विवाह भाव है तो आपका पति या पत्नी अत्यंत गंगा जल की तरह पवित्र होंगे, अगर वो आपका धन भाव है तो पैसे से आपका खजाना भरा रहेगा, अगर वो आपका चतुर्थ भाव है तो आपका घर से हट करके दूसरा कोई महल बनेगा, अगर वो आपके तृतीय भाव में है तो आपके भाई बहन खुशहाल रहेंगे, अगर वो आपका भाग्य भाव है तो आप धार्मिक होंगे, अगर वो आपका पंचम भाव है तो आप बहुत ही मतलब कि आस्तिक होंगे, भगवान विष्णु के भक्त होंगे। तो इस तरह से ग्रहों की दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व है। कुंडली के 7वें भाव में शनि राहु की युति हो तो शादी में देरी तो होती ही है, देरी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन शादी होने के बाद चलती भी नहीं है। और कुंडली के 7वें भाव में अगर शनि चंद्रमा के साथ हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन साथी से प्यार नहीं कर पाता है। कारण क्या है? ऐसा आदमी हर समय निगेटिव सोचता रहता है। चंद्रमा शनि का 20 योग अगर 7वें भाव में हो जाए तो ऐसा आदमी हर समय निगेटिव सोचता है, उसका कॉन्फिडेंस उसका साथ ही नहीं देता है, हर समय उसके चेहरे पर 12 बजा रहता है, प्यार करना ही नहीं जानता है। और ऐसे जीवन साथी के जो दूसरे जीवन साथी होते हैं वो तब किसी दूसरे में अपना रुझान कर लेते हैं, जिससे पवित्र रिश्ते में दरार भी पड़ती है और एक प्रकार का आप ये भी मान लीजिए कि वो कार्य होता है जो अनैतिक होता है। किसी दूसरे के साथ प्यार में पड़कर अपना घर बर्बाद कर लेते हैं ऐसे लोग। ऐसे व्यक्ति को 30 की उम्र के बाद ही शादी करनी चाहिए। जिन लड़कियों की कुंडली में 7वें भाव में शनि हो उनकी शादी 32 या 39 साल के बीच ही हो पाती है। किसी स्थिति में तो विवाह 42 के बाद ही होता है। शनि, मंगल और केतु एक साथ अगर 7वें भाव में हो तो व्यक्ति विवेकहीन और पशु जैसा व्यवहार करने वाला होता है। शुक्र अगर शनि के साथ 7वें भाव में हो तो लड़के या लड़की का चरित्र ठीक नहीं होता है, क्योंकि शुक्र चरित्र का कारक है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए। और खास करके अगर मिथुन राशि का किसी के कुंडली में शुक्र हो और वो नवमांश में वृषभ या तुला राशि का हो तो ऐसा पुरुष या ऐसी स्त्री अत्यंत कामातुर होते हैं। इनके लिए विवेक शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता और जिंदगी में इसी कारण से तमाम परेशानियां खड़ी होती हैं। 7वें भाव में तुला, मकर या कुंभ राशि में शनि हो तो सस योग बनता है। सस योग केवल 7वें भाव में नहीं बनता है, लग्न में भी बनता है, 4थे भाव में भी बनता है, 7वें में भी बनता है, 10वें में भी बनता है। अगर तुला, मकर या कुंभ राशि का शनि होगा तो सस योग बनेगा। सस योग का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति की आयु जो होती है वो 70 साल से ज़्यादा होती है। ऐसे लोग मटक कर चलते हैं और ऐसे लोगों का जीवन खुशहाल होता है, जिससे व्यक्ति उच्च पद पर बैठता है लेकिन उस पर चरित्र दोष लगता है। भगवान सूर्य की कैसे पूजा आपको शनि संग सूर्य कृपा एक साथ दिलाएगी, साथ ही 7वें घर में बैठे शनि के बुरे प्रभाव से भी बचाएगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब मिथुन राशि का राशिफल भी देख लेते हैं और जानते हैं कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि पर बुध की पूरी दृष्टि है और धन भाव में चंद्रमा स्वगृही है। कोई पुराना निवेश जहां आपने पहले से पैसा लगाया होगा वहां से आपको धन लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके वर्क प्लेस में बृहस्पति जरूर बैठा हुआ है, लेकिन उसका स्वामी मंगल अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है,
इसलिए जहाँ आपका वर्किंग स्पेस है, जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ ऑफिस में आपका काम होता है, वहाँ बेवजह आपसे आज किसी का वाद विवाद हो सकता है। कोशिश करें आज किसी से वाद विवाद न करें। और बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा। मौसमी बीमारियाँ आपको परेशान कर सकती हैं। जल्दबाजी में कहीं पैसा लगाने से बचिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए, मिथुन राशि के बाद अब कर्क राशि का राशिफल भी जान लेते हैं और देखते हैं आज इनका दिन कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज आपके राशि में चंद्रदेव विराजमान हैं। आज आपके मन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। पूरे दिन इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत शांत चित्त होकर के और आप एकदम जो भी निर्णय लेंगे वो एकदम सही लेंगे। लेकिन आपके नवम भाव में जो राहु बैठा हुआ है, ये इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर आप यात्रा करेंगे तो यात्रा में आपका कुछ नुकसान हो सकता है। आपकी लापरवाही की वजह से धन हानि हो सकती है। आज आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे और परिवार के साथ घूमने का प्लान भी बनेगा। ज़्यादा गुस्सा मत करिएगा क्योंकि मंगल की स्थिति ठीक नहीं है। बेवजह ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा। नई योजना में निवेश करने से बचिए। गाय को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कैसे कुंडली में 7वें भाव में बैठा शनि आपकी शादी में देरी करा सकता है और वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति पैदा कर सकता है, यही आज आपको बता रहे हैं पंडित सुरेश पांडे जी। तो शनि के कारण शादी में देरी हो सकती है, ये तो आपको पंडित जी ने बता दिया। लेकिन अब बात करते हैं उन उपायों की जिससे शनि की कृपा भी मिले और जल्दी शादी भी हो जाए। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, परेशानियां क्या हो सकती हैं ये तो आपने बता दी, अब उपाय बता दीजिए। देखिए, उपाय ये है कि कुंडली में यदि 7वें भाव में शनि हो तो शनिवार का व्रत रखना चाहिए। शनिवार को शनि देव का तेलाभिषेक करना चाहिए, बगल में खड़े होकर, सामने से नहीं। अक्षय तृतीया के दिन कन्याओं को व्रत रखना चाहिए। जो लड़कियां विवाह योग्य हैं और उनके कुंडली के 7वें भाव में शनि है तो अक्षय तृतीया के दिन उन्हें निर्जल व्रत करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र या सोमवार को अक्षय तृतीया अगर पड़े तो ये संयोग ज़्यादा शुभदायी होगा। अक्षय तृतीया शनिवार को पड़े तो जिन लोगों के विवाह में शनि के कारण देरी हो रही है उनको शनि स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर छाया दान करें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और कुंवारी कन्याओं को 16 सोमवार का व्रत करने से भी लाभ मिलेगा। विवाह योग्य लड़कों को मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। एक बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, अगर ये सब उपाय आपको भारी लगते हैं तो एक ऐसा उपाय गारंटेड बताता हूँ जिससे आपको 102 दिन में आपकी समस्या का समाधान मिल ही जाएगा। वो उपाय है, आप शनि के मंत्रों का जप करें। और कहाँ करें? या तो शिवालय में करें और या तो पीपल के नीचे करें। शिवालय समझ रहे ना, शिव मंदिर नहीं, शिवालय, जहाँ मध्य गर्भगृह में भगवान शिव विराजमान होते हैं और दरवाजे के बाहर नंदी विराजमान होते हैं, वो होता है शिवालय। और जहाँ राम, कृष्ण, विष्णु, लक्ष्मी, गणेश, हनुमान, शिवजी सभी लोग विद्यमान होते हैं बारातियों की तरह, वो मंदिर है, वो शिवालय नहीं है। और शिवालय कोटिशः, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शिवालय में कोटि गुना फल मिलता है, मंदिर में नहीं, शिवालय में। तो अगर आप शिवालय में जा करके और शनि के वैदिक मंत्र ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः, इस मंत्र का 10 माला जब 102 दिन कर दीजिए और शिव जी का जल से, दूध से, गन्ने के रस से अभिषेक करके बेलपत्र चढ़ाकर एक घी का दिया जला दीजिए। 102 दिन के बाद अगर आपके विवाह का सुंदर अवसर न बन जाए और आपका वैवाहिक जीवन दिव्य न हो जाए तो आप जरूर कहिएगा। सनातन धर्म में ये ताकत है। हम
मनुष्य हैं, हम कोई पशु पक्षी थोड़ी हैं कि हमारा जो प्रारब्ध पहले से निश्चित है वही हमें भोगना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम विवेकवान हैं। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां जो हैं उनमें किसी के अंदर बुद्धि नहीं है। बुद्धि सिर्फ मनुष्य को, विवेक सिर्फ मनुष्य को मिला है। इसीलिए इसको मुक्ति का द्वार भी कहते हैं। हम साधना करके, हम ईश्वर की प्रार्थना करके, हम सदाचरण करके, अच्छे विचार रख करके हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। रही बात प्रारब्ध की, तो प्रारब्ध जो दुख और सुख का होगा वो जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध है। वो शरीर में रोग और कष्ट के रूप में आएगा, वो भी अपना भोग करके जाए, उससे क्या डरने की बात है। क्योंकि आप तो अजन्मा अविनाशी के अंश हैं ना। एक बार हनुमान जी अयोध्या में श्री राम के साथ बैठे हुए थे और वशिष्ठ ऋषि बैठे हुए थे। वशिष्ठ जी से हनुमान जी से वशिष्ठ जी ने पूछा कि हनुमान जी आप कौन हैं? तो हनुमान जी को प्रभु श्री राम को दिखाते हुए कहा कि देह भाव से ये हमारे स्वामी हैं, मैं इनका सेवक हूं। कहें तत्व भाव से अगर देखा जाए तो ये अंशी हैं, मैं इनका अंश हूं। कहें अगर परमार्थ भाव से देखा जाए तो ये जो हैं राम जी वही मैं भी हूं। तो कहने का मतलब जैसे एक ही सूर्य 1 लाख घड़े में उसकी परछाई दिखती है, सूर्य एक ही होता है, उसी तरह से इस चराचर जगत में जितने भी जीव हैं सब में वही भगवान प्रकाशमान है। बस हम उसको देख नहीं पाते हैं, इसलिए उसको देखने की हमारी व्याकुलता नहीं होती है। जिस दिन हम व्याकुल होकर के उसके लिए रोने लगेंगे, बस प्रभु अब तो बहुत हो गया, तो वो अपना दर्शन देने में 5 मिनट नहीं लगाएंगे। लेकिन हम रिश्तों के लिए तो रोते हैं, नश्वर वस्तुओं के लिए तो रोते हैं, लेकिन जो कभी नहीं नष्ट होने वाले हैं, जो हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, उनके लिए हम कभी नहीं रोते हैं। और ड्रामा का रोना एक अलग है। अकेले कमरे में बैठकर उनके विरह में तड़पना, उनके वियोग में रोना एक अलग बात है। तो अगर आप भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके और 10 माला शनि के मंत्रों का जप करने लगें तो शनि देव कभी जीवन में आपकी तरफ कुदृष्टि कर नहीं सकते हैं। उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है। भगवान शिव से अगर आप शिवालय में बैठ करके ये क्रिया कर लें तो देखिए। और अगर ये क्रिया आप नहीं कर सकते हैं तो ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भोंत पीतये संयो रभिस्रवंतु न, इस मंत्र का 1,02,000 मंत्र जप 15 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में शनिवार के दिन आयोजन करिए और उसको बढ़िया से जप करवाइए, हवन तर्पण मार्जन करवाइए, 15 ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, उनको दक्षिणा दीजिए, इससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। अच्छा, 7वें घर में अगर शनि के साथ सूर्य या मंगल हो तो आपको ऐसे में कौन सा उपाय करके इन बुरे प्रभावों से बचना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की और देख लेते हैं आज इनका पूरा दिन कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भैया आपके राशि स्वामी सूर्यदेव इस समय आपके चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में 15 अंश 28 कला पर मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी में आप पैसा लगाना चाहते हैं तो जरूर लगाइए, आपको धन लाभ होगा। और नौकरी में तरक्की का भी योग बना हुआ है। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूँगा कि आपको बाहरी खान पान नहीं करना चाहिए, उससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। और जल्दबाजी में कोई निर्णय भी नहीं लेना चाहिए। पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल और देखते हैं कि इनकी कैसी रहेगी आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, और इनके लिए क्या है आज का
उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि में केतु की स्थिति है, लेकिन आमदनी के स्थान में स्वगृही चंद्रमा ये संकेत कर रहा है कि कोई पुराना निवेश आपको धन लाभ कराएगा। ये संकेत कर रहा है, चंद्रमा संकेत कर रहा है। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है, परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो घुटनों का दर्द आपको परेशान करेगा। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। गेहूं का दान किसी ज़रूरतमंद को करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और जानते हैं कि आखिर जिनकी कुंडली में 7वें भाव में शनि संग सूर्य हो या फिर मंगल की युति हो, तो ऐसे में आपको कौन कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, बताइए पंडित जी। देखो भाई, शनि, सूर्य और मंगल, अब इनके केवल बैठने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। अब इनकी डिग्री भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे ग्रहों की अवस्थाएं जो होती हैं वो 7 प्रकार की अवस्था होती है, जिसमें 5 मुख्य है। बाल, कुमार, युवा, वृद्धा और मृत। ये 5 अवस्थाएं ग्रहों की होती हैं। 0 से 6 डिग्री तक बाल अवस्था, 6 से 12 डिग्री तक कुमार अवस्था, 12 से 18 डिग्री तक युवावस्था, 18 से 24 डिग्री तक वृद्धावस्था, 24 से 30 डिग्री तक मृतावस्था, विषम राशियों में। और सम राशि में इसका उल्टा हो जाएगा। समझ गए? तो अब ये देखना है कि सूर्य, मंगल और शनि जो आपकी कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं, ये नवांश कुंडली में किस नवांश में है और ये कितने डिग्री पर हैं, इनका बल कितना है, इनका चेष्टा बल कितना है, इनका दिग्बल कितना है, ये देखना पड़ेगा। अगर तीनों पाप ग्रह से पीड़ित हैं तब तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे जितनी पूजा पाठ कर लीजिए, डाइवोर्स, तलाक होकर के ही रहेगा। चाहे जितनी पूजा कर लीजिए। लेकिन अगर ये निर्बल हैं, 1 डिग्री पर हैं, 2 डिग्री पर हैं, बाल अवस्था में हैं, मृतावस्था में हैं, तो फिर इनके उपस्थित होने का इतना ही मतलब होगा कि कुछ दिनों के लिए रूठ कर बीवी मायके में बैठ जाएगी, कुछ दिनों के लिए पति रूठ करके घर से गायब हो जाएगा, बाद में फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो सूर्य उपासना करने से भी शनि का कोप शांत होता है। इसलिए जिनकी कुंडली के 7वें भाव में शनि के साथ सूर्य हो, उनको हर रोज सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य और राहु अगर 7वें भाव में हो और पापग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे लोगों का 2 विवाह होता है। ऐसे लोगों का 2 विवाह होता है। अगर आपका भी जन्म शनिवार अमावस्या या शनिश्चरी अमावस्या या शनि के नक्षत्र में हुआ हो तो उनको शनि के नाम का जप जरूर करना चाहिए। ओम संग शनिश्चराय नमः। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का भी 10 माला जप 102 दिन करना चाहिए। इससे विवाह में आ रही सभी रुकावटें दूर होती हैं। कुंडली में शनि के साथ मंगल 7वें भाव में होगा तो ऐसा आदमी मांगलिक भी होगा और बड़ा कठिन वाला मंगल होगा। अगर उसके जीवन साथी या जीवन संगिनी के कुंडली में मंगल दोष नहीं होगा तो दोनों में से किसी एक का वियोग भी हो सकता है। अगर शनि के साथ मंगल होगा तो सचमुच में बहुत बुरा होगा। लेकिन अगर इस मंगल को बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ये मंगल जो है अमंगल नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत सी चीजें हैं ध्यान देने की, केवल एक बात पकड़ करके कोई बात नहीं कही जा सकती है। और पार्वती मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कन्याएं शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा जल चढ़ाकर 16 परिक्रमा करके श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और किसी ब्राह्मणी को दान कर दें। शनिवार को काली गाय और कौवे को रोटी खिलाएं। शुक्रवार की रात गुड़ के घोल में चने भिगोएं और शनिवार को सुबह गुड़ का घोल और काले चने काले कपड़े में बांधकर शनि मंदिर में दान कर दें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इस बीच हमारे साथ एक और काल चक्र दर्शक जुड़ गए हैं। गोपाल दिल्ली से हैं। सवाल पूछिए गोपाल जी।
एक्सपर्ट्स। मैं गोपाल नारायण सिंह गुड़गांव से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म कार्तिक पूर्णिमा 1956 में नवंबर में हुआ है। इस समय मैं 2 प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, जिस विभाग से मैं अपने पद से रिटायर हुआ हूँ वहाँ पे मेरी तनख्वाह काफी बकाया है और भविष्य में मेरी हेल्थ कैसा रहेगा, और करंटली मैं किसी बड़े मीडिया हाउस में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए आगे भविष्य में क्या आपकी राय रहेगी, क्या दिशा देख रहे हैं आप, उसके बारे में जानना है। और एक शब्द और मैं कहना चाहूंगा कि आपका प्रोग्राम जिस विश्वास से आप सब लोगों के समस्याओं का समाधान करते हैं वो एक किसी भी आदमी के लिए बहुत ही उत्साहजनक और बड़ा भविष्य के लिए बहुत मार्गदर्शक होता है। धन्यवाद। चलिए देखिए, आपने जो प्रश्न किया है ना, तो कहने का मतलब कि अब जो भी आप काम कर रहे हैं बोनस में कर रहे हैं, आपने कर्म को बहुत सही तरीके से जिया है और आपने अपने ज़िंदगी को बहुत ही अनुशासन से जिया है और आपका जीवन बहुत ही श्रेष्ठ रहा है। ठीक है, ऐसे में अब आप 68 के होने जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप नमस्कार के योग्य हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको ये सामर्थ्य दी है कि इस उम्र में भी आप वर्किंग हैं। देखिए, जहाँ तक आपका पेमेंट रुका हुआ है उसके बारे में बात है, तो शनि और बृहस्पति को मैं देख पा रहा हूँ, ये पैसा आपका पाई पाई गिन करके आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, समय मार्च तक का लग सकता है, इसे मैं नहीं कह सकता हूँ कि बहुत तुरंत मिल जाएगा, लेकिन पाई पाई आपका पैसा मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ आप मीडिया हाउस में काम कर रहे हैं ना, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि वर्क प्लेस आपका बहुत अच्छा है, पैसे कम हैं, सम्मान बहुत ज़्यादा है और आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए, ठीक है, और हो सके तो भजन करते हुए। अब देखो ऐसा है कि आप भी जानते हो कि एक माचिस की तीली आप भी नहीं लेके जा पाओगे और पूरी ज़िंदगी आपने काम कर दिया है। अब आपके संन्यास की उम्र हो रही है, वानप्रस्थ आपका ख़त्म हो रहा है, तो थोड़ा सा काम करते हुए मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि सुबह शाम 10, 20, 25 मिनट अगर आप भगवान का भजन करना शुरू कर दें तो शायद ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएगी। यहाँ भी आपने सुख से जीवन जिया है और आगे के लिए भी आपका परमार्थ का रास्ता खुल जाएगा। तो भजन में चाहे आप सीताराम कर लीजिए, चाहे राधे राधे कर लीजिए, चाहे दुर्गा दुर्गा कर लीजिए, चाहे शिव शिव कर लीजिए, चाहे उमा उमा कर लीजिए, कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट समय तो देना बनता है। 24 मिनट सुबह, 24 मिनट शाम अगर आप समय देते रहेंगे तो इससे आपको बहुत बड़ा विश्राम, बहुत बड़ी आत्मिक शांति मिलेगी। और पैसा रुपया, मैं आपको बता दूं, किसी भी व्यक्ति को पैसे रुपए से सुख न मिला है न मिलेगा, न शांति मिली है न शांति मिलेगी। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अब आप थोड़ा प्रभु की तरफ मुड़िए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब इस बीच तुला राशि का राशिफल भी देख लेते हैं और जानते हैं कैसा रहेगा इनका पूरा दिन। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पैतृक संपत्ति मिलने का योग बना हुआ है आपके कुंडल, आपके ग्रह गोचर के हिसाब से। आलस्य से बचिए, अपना काम पूरा करिए, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें, आपकी जिद नुकसान कराएगी, जिद तो किसी की नुकसान कराती है। पीपल के नीचे दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इस बीच एक और कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, अरविंद बीकानेर से जुड़ गए हमारे साथ। सवाल पूछिए अरविंद जी। पंडित जी, मैं मेरी बहन और मेरे बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, हेलो। छोटी बहन है, बड़ी बहन है? बड़ी बहन है, जन्म बताता हूँ मैं। बताओ। हाँ, उसका नाम है संतोष जी। जन्म है 24 जून 1996 जी। शाम को 5:40 पर जी। बीकानेर। जी। और मेरा नाम अरविंद है और मेरा जी। जन्म है 5 फरवरी 2000 सुबह 10:30 बजे। जी। पंडित जी, मेरी बहन के बारे में ये जानना है कि उनकी 3 साल पहले शादी हुई थी, तो ससुराल पक्ष की
दुर्व्यवहार मारपीट की वजह से अब वो रिश्ता टूटने की कगार पे है। उन पे मुकदमा दायर कर रखा है हमने। तो उनका वैवाहिक जीवन का क्या योग है आगे, उसके बारे में बताइए। और वो नौकरी के लिए और रोजगार के लिए भी प्रयास कर रही है, तो उनका किस क्षेत्र में उनको जाना चाहिए रोजगार के लिए, उसके बारे में बताइए। और मेरे बारे में ये जानना है पंडित जी, मैं भी बेरोजगार हूँ, मुझे भी किस क्षेत्र में रोजगार के लिए कोशिश करनी चाहिए और मेरा विवाह क्या योग है। देखो अरविंद, पहले तो तुम्हारी बहन के बारे में बताऊं बेटा। शनि और सूर्य की स्थिति है इस समय चतुर्थ दशम। इसका जिस परिवार में विवाह हुआ ना, वो लोग बहुत असंस्कारित लोग हैं। आप लोगों ने बिना बहुत जानकारी के विवाह कर दिया। ये गाय जैसी लड़की ले जाकर आपने कसाईयों के हाथ में दे दिया, और अभी ये विवाह टूटने में ही, तलाक होने में ही मुझे लग रहा है कि 1.5 साल का समय लग जाएगा। 29 मार्च 2025 तक का समय लग जाएगा। वो लोग कुछ देना नहीं चाहते हैं और आपको मजबूर करना चाहते हैं कि आप उन्हें मुफ्त में तलाक दे दें। जो दिख रहा है मुझे वो यही दिख रहा है। हाँ, अगर ये कुछ प्रयास कर रही है करने के लिए, तो इसके दशम भाव का स्वामी मंगल शनि से चतुर्थ दशम है, तो इसको करना चाहिए। और जहाँ तक मेरा अपना विचार है कि इसको करने में जो कुछ करना चाहिए वो ज़्यादा अच्छा है कि कहीं इसे कंसल्टेंसी फर्म में या किसी ऐसे जगह पर जहाँ मतलब कि संवाद होता हो, जहाँ एक दूसरे को कुछ बताना हो, जानकारी देना हो, ऐसे विभागों में कोशिश करना चाहिए। मंगल चूंकि इसका स्वगृही है, इसलिए अगर ये कोशिश करे तो ये सरकारी नौकरी में भी लग सकती है, लेकिन उसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा। अरविंद, जो तुमने अपने बारे में पूछा है, तो उसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, तुम अब अगर बेरोजगार हो तो अपनी लापरवाही की वजह से बेरोजगार हो। अब तुम्हें तुरंत क्रियाशील हो जाना चाहिए। तुम्हें मेडिकल फील्ड में, कहीं भी मेडिकल फील्ड में अपना जोर आजमाइश करके और लग जाना चाहिए। हॉस्पिटलिटी के काम में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और अगर आपको लाइसेंस की व्यवस्था होती है तो आप दवाइयों की दुकान भी खोल सकते हैं, दवाइयों का काम भी कर सकते हैं। तो इन सब कामों से आपको सफलता मिलेगी। हाँ, एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा दोनों भाई बहन को, एक तार सोने का, एक तार चांदी का, एक तार तांबे का, 3 तार मिलाकर उसके अंदर ऐंठन ट्विस्ट करवा करके उसको गोलाकार करके अंगूठी बनवा करके दोनों भाई बहन इसे रविवार के दिन अपने दाहिने हाथ की अनामिका में धारण कर लीजिए। फिर आप रिजल्ट देखिए, 90 दिन के अंदर रिजल्ट देखिए कि आप लोगों का भविष्य कैसे बदलता है। ये दारिद्र नाशनी अंगूठी है और इस अंगूठी को धारण करने के बाद किस्मत जरूर बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि बहन से अपने कहो कि वो गणेश जी की पूजा रोज किया करे। और आपको अरविंद जी मैं यही कहना चाहूँगा, आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं उन लड़कियों की जिनकी शादी में शनि की वजह से अड़चनें आ रही हैं, और उन लोगों को कौन सा व्रत जरूर रखना चाहिए और कौन से खास उपाय इन्हें करने चाहिए, बताइए पंडित जी। देखिए, शनि अगर सप्तम भाव को देखेगा, सप्तमेश को देखेगा, सप्तम भाव पर उसकी दृष्टि जाएगी, तो ये निश्चित है कि विवाह में विलंब होगा। बहुत पुराने काले गुड़ को घोल में उड़द की दाल, आटा और काले तिल मिलाकर गूंथकर उसकी 33 गोलियां बना लीजिए या 23 गोलियां बना लीजिए। ये गोलियां आप शनिवार को किसी तालाब के किनारे बैठकर मछलियों को डाल दीजिए। ऐसा 23 शनिवार करिए। जिन कन्याओं के विवाह में शनि के कारण देरी हो रही है, उन्हें हरितालिका और तीज का व्रत जरूर करना चाहिए। हरितालिका तीज जो है ये भादों के महीने में आती है। 12 बादाम काले कपड़े में लपेटकर लोहे के डिब्बे में बंद करके घर में किसी अंधेरे कोने में छिपा करके रखना चाहिए।
विवाह होने के बाद उस डिब्बे को किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना चाहिए, लेकिन वो डिब्बा कभी खोलना नहीं चाहिए। शनिवार को काली उड़द की दाल की खिचड़ी या कचौड़ी बनाकर ज़रूरतमंद लोगों को खिलाना चाहिए। शनिवार को कुष्ठ रोगियों को कपड़े और दवाइयाँ दान करना चाहिए, इससे भी शनि दोष दूर हो जाएगा। और जब सारे उपाय करके थक जाइए तो 100 दिन लगातार सुंदर कांड का पाठ करिए और हनुमंत लाल को ललकारिए कि ये शनि देव की इतनी हिम्मत है, मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं आपके शरण में हूँ, इसके बाद शनि परेशान कर रहा है। हनुमान जी को उनका बल याद कराइए। 100 पाठ सुंदर कांड का करते करते अगर शनि देव शरणागत न हो जाएं तो आप कहिएगा हनुमान जी से बड़ा शनि को ठीक करने वाला इस धराधाम पर कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हनुमान की शरण हो जाइए, शनि का सारा कोप अपने आप शांत हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की और देखते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में सूर्य और मंगल की युति बनी हुई है भाई, और द्वितीय भाव में बुध है। धन में तो बढ़ोतरी होगी, निवेश करिए। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार भी मिलेगा। से बिगड़ से स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, योग करिए। किसी से कर्ज बिल्कुल न लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं धनु राशि की और देखते हैं क्या कहता है धनु राशि का राशिफल। चलिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में कारोबारी डील से धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। अगर आप नौकरी करते हैं और स्थानांतरण चाहते हैं तो आपके मन मुताबिक आपका स्थानांतरण हो जाएगा। परिवार में बेवजह की अनबन हो सकती है। पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। किसी को अपना वाहन आपको नहीं देना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे मकर राशि के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं। साधना पटना से हैं फोन लाइन पर। साधना जी सवाल पूछिए। साधना, अगर आप आवाज सुन रही हैं। हेलो जी, साधना बोलो। जी, हाँ प्रणाम पंडित जी। खुश रहो, जरा जोर से बोलो। बेटी की शादी के बारे में पूछ रहे थे पंडित जी, बहुत परेशान है। कितने साल की है? उसका जन्म 22 अप्रैल 1993 का रात का 10:30 बजे बृहस्पतिवार का दिन हुआ। वो मतलब कहीं अलग जिद करके बैठी है शादी के लिए, और जो हम लोग तैयार नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण से, दूसरे जाति का है, इस वजह से तो वही जानना चाह रहे हैं कि उसका क्या होगा। देखो, सही बात तो ये है कि तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी जो है मंगल है, सूर्य के साथ है। तुम्हारी बिटिया बहुत जिद्दी और बहुत मतलब कि जो है हठी है। अगर लड़का योग्य हो, लड़की का भरण पोषण करने के लायक हो, तो अपनी नाक मत डालिए इस रिश्ते में। मैं आपको सुझाव दूंगा कि बेटी की खुशी में अपनी खुशी समझिए और वो जैसे कहती है उस बात को मान लीजिए। थोड़ा सा आप समाज को देख करके ये बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन अब चांद पे पहुंच गया है इंसान। अब इन सब बातों को दिमाग में बहुत देर तक रखना कि जात ये है, वो है, ऐसे है, वैसे। हाँ, लड़का जो है लड़की की समकक्षता का होना चाहिए, लड़का लड़की के योग्य होना चाहिए। अगर ये सब बात ठीक है तो विवाह कर देने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी इसके विवाह का प्रेम विवाह का ही योग बन रहा है, तो व्यर्थ में देर करने से कोई फायदा नहीं होगा। सोच समझ करके कोई निर्णय ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की और जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि में
कोई ग्रह नहीं है। मकर राशि से सुख स्थान में बृहस्पति है और सप्तम स्थान में चंद्रमा है। चंद्रमा की पूरी दृष्टि ही आपको आमदनी का नया जरिया दे देगी। ऑफिस में आपके काम की तारीफ भी होगी। और बताऊं, जीवन में खुशियां लौटेंगी। खान पान अच्छा रखिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। शिवलिंग का हो सके तो गंगा जल से अभिषेक करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर राशि के बाद बारी आती है कुंभ राशि की, और देख लेते हैं आज इनका भी भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। चलिए, कुंभ राशि में तो शनिदेव विराजमान हैं, आपको पता ही है। और आजीविका भाव में मंगल स्वगृही है। तो अगर लग्नेश और दशमेश दोनों अपने अपने घर में हों तो नए कारोबार में तेजी आएगी। नौकरी में बदलाव के लिए प्रयास करना चाहिए। परिवार का साथ आपको आगे बढ़ाएगा। पेट से जुड़ी हल्की फुल्की समस्या हो सकती है। नई प्रॉपर्टी के पेपर अच्छे से जांच लें। गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बारी आती है हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता की। तो पंडित जी, आज के हमारे जो ईमेल कुंडली विजेता हैं ये जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं सचिन चौबे जी। और इन्होंने ईमेल के जरिए अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। डिटेल्स में आपको बता देती हूँ। सचिन चौबे नाम है इनका। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 24 अप्रैल 1998। जन्म का समय है सुबह 9:04 और प्लेस ऑफ बर्थ है जबलपुर मध्य प्रदेश। 2 सवाल है पंडित जी इनकी। पहला सवाल है कि इनकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, और अगर नहीं तो इन्हें किस क्षेत्र में अपना कारोबार जमाना चाहिए। दूसरा सवाल, इनकी शादी कब तक होगी। देखो सचिन चौबे जी, ऐसा है, आप मिथुन लग्न में मीन राशि में पैदा हुए हैं और इस समय आपकी बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। आपके कुंडली में बुध भी नीच राशि में बैठा हुआ है, शनि भी नीच राशि में बैठा हुआ है और आपके विद्या भाव का स्वामी केतु और बृहस्पति के साथ 9वें भाव में है। शनि आपका अस्त है। कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि सरकारी नौकरी का योग तो है ही नहीं है, लेकिन पैसा कमाने का खूब योग है। इसके लिए आप पानी का व्यवसाय, रुई का व्यवसाय, कपड़े का व्यवसाय, चांदी का व्यवसाय और केमिकल का व्यवसाय, दवाइयों का व्यवसाय, जो भी आप शुरू करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से संबंधित वस्तुओं का भी व्यापार अगर आप करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जहाँ तक आपने विवाह के बारे में पूछा है तो विवाह आपका अप्रैल 2025 के बाद मई और जून 2025 तक हो जाएगा। अभी आपका विवाह अगर हो भी जाए तो उचित नहीं होगा, क्योंकि अब 28 अप्रैल के बाद बृहस्पति आपके वृषभ राशि में गोचर करेगा, इसलिए विवाह में शीघ्रता ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको आपकी पूजा का पूरा फल नहीं मिल पा रहा तो आपको सही मूर्ति पूजन नियमों का पालन करना जरूर है। कौन से हैं वो नियम, आइए अब जानते हैं। बताइए पंडित जी, कौन से नियम होंगे वो। वराह पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने घर में मूर्ति की स्थापना करने जा रहा है तो मूर्ति की विधिवत स्थापना करने के बाद उसे पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए। तांबे की मूर्ति को चित्रा नक्षत्र में स्थापित करें। सोने, चांदी या पीतल की मूर्ति को ज्येष्ठा नक्षत्र में स्थापित करें। 6 इंच से बड़ी मूर्ति अपने घर में ना रखें। पूजा के समय नीले काले रंग के कपड़े न पहनें। अंधेरे में भगवान की मूर्ति का स्पर्श न करें। अंधेरे में भगवान की मूर्ति को छूना महापाप माना जाता है। हर रोज पूजा करने से पहले दीपक को धोएं और फिर उसे जलाएं। बिना घंटी या शंख बजाए हुए पूजा ना करें। रोज रात को सोने से पहले मंदिर को पर्दे से ढक देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मीन राशि की और जानते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत रहेगा। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके व्यय भाव में शनि है, जो आपकी बीमारियों पर खूब पैसा खर्च कराएगा। ऑफिस में दिन आपका अच्छा व्यतीत होगा।
धैर्य रखिए, बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधर जाएंगे। ज़्यादा कामकाज स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, किसी से धोखाधड़ी बिल्कुल ना करें। शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। इतनी ज़रूरी जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को दी। तो आज उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।